हमने एक्चुअली अकाउंट पेबल अकाउंटिंग में हाउस बैंक बना लिया था। हाउस बैंक के थ्रू पेमेंट कैसे करते हैं ये भी देख लिया था। उसके बाद हमने एडवांस पेमेंट जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था। और उसमें हमने ये समझा था कि हमें एक स्पेशल रिकन्सिलेशन अकाउंट बनाना होता है। और उस स्पेशल रिकन्सिलेशन अकाउंट को हम नॉर्मल अकाउंट के साथ अटैच करते हैं। तो जो हमने ये स्पेशल रिकन्सिलेशन अकाउंट बनाया है उसको एक बार सिस्टम में चेक करते हैं। हमने जाना है FBL 5N में, FBL सॉरी 1N में, जो कि हमारी वेंडर की लाइन आइटम होती है। और वेंडर यहाँ पे डाला, कंपनी कोड, और यहाँ पे ऑल लाइन आइटम एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे 13,000 की नॉर्मल इनवॉइस दिखा रहा है। यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और नोटेड आइटम सेलेक्ट करेंगे, कुछ भी नहीं आ रहा। और अब हम जो स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर आप देखोगे स्पेशल जीएल इंडिकेटर ए मतलब एडवांस लाइन आइटम 50,000 की आ रही है। एडवांस देने के बाद आपका 13,000 की नॉर्मल इनवॉइस है, फिर भी आपके पास 37,000 जो है वो उसको आपने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, जो कि आप जो सब्सिक्वेंट इनवॉइस होएगी उसके अगेंस्ट आप एडजस्ट कर सकते हो। अब अगर 50,000 में से 13,000 ही आपको चाहिए जो आपने नॉक ऑफ करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया इनवॉइस क्रिएट करते हैं जो कि बैलेंस अमाउंट होगा। बैलेंस अमाउंट है हमारा 37,000। तो 37,000 का एक नया इनवॉइस क्रिएट करते हैं। अब ये भी उस इनवॉइस क्रिएशन के टाइम पे देखेंगे, अगर हमने कोई भी एडवांस दिया हुआ वेंडर को, तो जब भी हम वेंडर का अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे तो सिस्टम हमें एक नोटिफिकेशन देगा कि इस वेंडर को हमने कितना एडवांस दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल इनवॉइस क्रिएशन के लिए F-43 में जाएंगे, डेट दे देंगे उसमें आज की, और उसके बाद कंपनी कोड और वेंडर। तो वेंडर है 9051, एंटर किया। तो जैसे हमने वेंडर नंबर डाला तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ गया कि इस वेंडर को हमने ऑलरेडी एडवांस दिया हुआ है, कितने का, 50,000 का। तो 13,000 की हमारी ऑलरेडी एक इनवॉइस है। तो जो बैलेंस अमाउंट 37,000 उसका हम इनवॉइस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट में डाल देते हैं ये क्या है, परचेज इनवॉइस। 40 आपकी पोस्टिंग की है कंजम्पशन जीएल के लिए। अमाउंट जो सेकेंड लाइन आइटम का है वो है 37,000 यहाँ एस्ट्रिक, और टेक्स्ट है प्लस। तो ये आपका इनवॉइस जो है वो क्रिएट हो गया। अब उसको आप सेव कर लो। अब दोबारा से आप वेंडर लाइन आइटम में जाओ और उसको चेक करो। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा रिफ्रेश ऑप्शन में, तो यहाँ पे ये जो 37,000 आपको डिफरेंस आ रहा है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो गया। तो ये हमारा 13,000, 37,000, तो ये 50,000, तो ये ज़ीरो हो गया आपका। बट अभी भी हम इन तीनों को आपस में क्लियर नहीं कर सकते। सिस्टम में अभी क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर नहीं देगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो 13,000 और 37,000 है ये अलग नॉर्मल रिकन्सिलेशन अकाउंट के अंडर है, और ये जो 50,000 है ये स्पेशल रिकन्सिलेशन के अकाउंट के अंदर है। तो अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक किया हमने, तो ये है हमारा नॉर्मल रिकन्सिलेशन अकाउंट। ऐसे ही हमने जो थर्ड लाइन है उस पर डबल क्लिक किया, तो यहाँ पे भी हमारा नॉर्मल रिकन्सिलेशन अकाउंट। बट अगर आप जो सेकंड लाइन आइटम है उस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिस्टम आपको रिकन्सिलेशन अकाउंट जो दिखाएगा वो दिखाएगा ऑल्टरनेटिव रिकन्सिलेशन अकाउंट, यानी कि एडवांस पेमेंट के लिए जो हमने क्रिएट किया हुआ है। अब अगर आप कोई भी क्लियरिंग करते हो किसी भी अकाउंट में, तो उस अकाउंट में जो भी पॉजिटिव नेगेटिव लाइन आइटम है तो सेम अकाउंट में वो लाइन आइटम होनी चाहिए, फिर जाके क्लियरिंग होती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव लाइन आइटम तो है, उसका जो टोटल सम है वो भी जीरो है। बट क्लियर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये दो लाइन आइटम एक अकाउंट में है और बाकी जो सिंगल लाइन आइटम है वो दूसरे अकाउंट में। तो अगर आपने क्लियरिंग करनी है तो एक ही अकाउंट में सारी लाइन आइटम होनी चाहिए, तब जाके क्लियरिंग होगी। और उस क्लियरिंग को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो 50,000 एडवांस अमाउंट है उसको हम स्पेशल अकाउंट से ट्रांसफर करके नॉर्मल अकाउंट में लेके आएंगे। हम इसका बैलेंस देख लेते हैं स्पेशल अकाउंट में कितना आ रहा है। 200, 500, एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ पे भी 50,000 आ रहा है, बट 50,000 अगर आप ऑब्जर्व करोगे कौन सी साइड में आ रहा है, 50,000 आ रहा है आपकी डेबिट साइड में।
और ये जो 50,000 आपका दूसरा है वो आ रहा है क्रेडिट साइड में आपकी नॉर्मल रिकन्सिलिएशन अकाउंट में। तो जब हम इस 50,000 को ट्रांसफर करेंगे नॉर्मल रिकन्सिलिएशन अकाउंट में, तो क्या होगा, ये जो 50,000 है, यहाँ पे तो अमाउंट आ रहा है, एक 50,000 आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट माइनस डेबिट से वो जीरो हो जाएगा। और उसके बाद क्योंकि हमारे पास जो लाइन आइटम है वो नॉर्मल लाइन आइटम है, वो एक ही अकाउंट के अंडर है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम उसकी क्लियरिंग कर सकते हैं। अभी क्लियरिंग क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि दोनों जो अमाउंट है, आपका डेबिट और क्रेडिट अमाउंट, दोनों अलग अलग अकाउंट पे है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने ट्रांसफर करना है 50,000 नॉर्मल अकाउंट से स्पेशल अकाउंट से नॉर्मल अकाउंट में। और उस ट्रांसफर के लिए हम यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन कोड है वो यूज़ करेंगे। ये रहेगा आपका F-54 है शायद से, 54। तो F-54 में जाएंगे, डेट डाल दी, उसके बाद यहाँ पे वेंडर नंबर आ गया 9051। और यहाँ पे कोई रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर देता है तो वो सिस्टम आप उसको रिमूव कर दो। और यहाँ पे प्रोसेस डाउन पेमेंट बटन है, उस पर क्लिक करो। तो यहाँ पे ये जो 50,000 का आपको एडवांस दिखा रहा है, आपको कितना ट्रांसफर करना है, जैसे मैंने आपको बताया, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपको 50,000 चाहिए या 40 चाहिए, 13 चाहिए, 15 चाहिए, तो आप यहाँ पे उतना अमाउंट डाल सकते हो। तो यहाँ पे राइट साइड में जाओगे तो आपको अमाउंट का ऑप्शन आ जाता है ट्रांसफर पोस्टिंग। और ट्रांसफर पोस्टिंग 50,000, एंटर, सेव। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, मतलब कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट नंबर 43 सिस्टम ने क्रिएट किया है, अगर आपको डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये वेंडर टू वेंडर अकाउंट एंट्री हुई है, बट आपकी जो अमाउंट अब कहाँ से ट्रांसफर हुआ है वो स्पेशल अकाउंट से नॉर्मल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट चेक कर लेते हैं। और हम दोबारा से जाएंगे FBL1N में, एंटर, और वेंडर नंबर, और यहाँ पे ऑनलाइन आइटम, यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे बैलेंस तो जीरो है, बट यहाँ पे इंडिकेटर वो जो पहले आ रहा था वो हट गया। तो वो अगर हट गया तो मतलब कि ये 50,000 अब ये नॉर्मल लाइन आइटम, कैसे पता चलेगा, आप डबल क्लिक करो फर्स्ट लाइन आइटम पे, ये है आपका नॉर्मल रिकन्सिलेशन अकाउंट। उसके बाद सेकेंड वाले पे करो, 37,000 है, ये भी आपका है नॉर्मल रिकन्सिलेशन अकाउंट के अंदर। उसके बाद आपका जो थर्ड लाइन आइटम उसको चेक करोगे, वो भी अब आपका नॉर्मल रिकन्सिलेशन अकाउंट के अंदर है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम जो क्लियरिंग है वो कर सकते हैं। तो क्लियरिंग करने के लिए हमें कहाँ जाना है, F-44 ट्रांजेक्शन कोड है। तो ये है आपके लाइन आइटम, और यहाँ पे जो अमाउंट असाइंड आ रहा है नॉट असाइंड, ये क्योंकि जीरो है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पोस्ट कर सकते हैं। तो ये जो तीनों लाइन को आपको एक्टिवेट करना है, उसके बाद ये जो नॉट असाइंड अमाउंट है वो अगर जीरो आ रहा है तो आप इसको पोस्ट कर सकते हो। पोस्ट कर दिया। अब ये आपका क्लीन डॉक्यूमेंट नंबर बन जाएगा 44 101। तो आप लाइन आइटम में दोबारा से जाओ, तो यहाँ पे जाएंगे FBL1N में, डेट आ जाएगी आज की, और एग्जीक्यूट। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये आपका क्लियर लाइन आइटम है। ओपन आइटम देख लेते हैं, ओपन आइटम में क्या पड़ा हुआ। अगर आप देखोगे ओपन आइटम में कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो इस वेंडर के साथ जो हमने एडवांस ट्रीटमेंट करनी थी वो कर दी है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब वो कह रहे हैं कि आप वेंडर का अकाउंट बैलेंस चेक कर लो। तो वेंडर का अकाउंट बैलेंस FK10N से चेक कर लेते हैं, और एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो बैलेंस आएगा आपका नील। जो 50,000 आपने ट्रांसफर किया था वो आपने एडजस्ट कर दिया। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है आपका ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम। अभी तक हमने जितनी भी पेमेंट अभी तक की है वो करी है मैनुअल पेमेंट। मैनुअल पेमेंट यहाँ पे हमने मैनुअल अमाउंट दिया, फिर उसके बाद उसको वेंडर नंबर सेलेक्ट किया, फिर उसको मैनुअली चेक के साथ असाइन किया।
बट यहाँ पे एसएपी ने हमें एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम दिया हुआ है जो कि है ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम के लिए। तो अब इस प्रोग्राम के थ्रू हम अपने वेंडर की जो पेमेंट है ऑटोमेटिकली वो बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास स्टेप्स दिए हुए हैं, कॉन्फ़िगरेशन के 6 स्टेप्स दिए हुए हैं। तो वो कौन से 6 स्टेप्स हैं और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये हम देखेंगे ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम में। तो ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम चलाने से पहले या कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में करने से पहले एक पीपीटी है वो गो थ्रू कर लेते हैं। इसका नाम है ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम, वो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे वो बता रहा है कि ये जो हम पेमेंट करते हैं अपने वेंडर को, तो एक तो मैनुअल मेथड है उसका करने का और एक है ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम। जो रन कैसे होता है, जो रन होता है ट्रांजेक्शन कोड F110 से। तो इसमें क्या होता है, वो कह रहे हैं कि हम यूजिंग दिस ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम business can configure the system to print the checks, payment advice and summary for the due invoices of the due vendor। वो कह रहे हैं कि आपके जितने भी ड्यू वेंडर्स हैं उनकी जितनी भी ड्यू इनवॉइसेस हैं उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको पेमेंट प्रोग्राम के थ्रू प्रोसेस करने के लिए हम ये जो प्रोग्राम है इसको क्रिएट करते हैं। एक्चुअली ये जो ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम है जो कि एसएपी ने स्टैंडर्ड हमें एक प्रोग्राम दिया हुआ है ताकि हम अपने वेंडर्स की जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम के थ्रू जो है वो कर सकें। तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे जितने भी वेंडर्स हैं अक्रॉस ऑल द कंपनी कोड एक अंडर मल्टीपल पेमेंट मेथड, तो उसकी जो पेमेंट है और उसको हमने अगर मल्टीपल पेमेंट डॉक्यूमेंट जनरेट करने हैं तो उसको हम कर सकते हैं ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम के थ्रू। अब वो कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम में क्या होता है, अगर आपने काफ़ी सारे वेंडर्स की जो है वो पेमेंट करनी है और उसकी जो पेमेंट करनी है वो डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट मेथड के थ्रू या हाउस बैंक के थ्रू या अलग अलग कंपनी कोड के थ्रू करनी है, तो उसके लिए हम ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम को यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे कॉन्फ़िगरेशन के अंडर यानी कि हम जो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम की, तो उसमें क्या होगा उसके बाद अगर हमें कोई चेक्स प्रिंट करने हैं, जो पेमेंट एडवाइसेस होती हैं वो प्रिंट करनी है, पेमेंट समरी है वो प्रिंट करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट या लाइन आइटम के लिए, जो तो होंगी ड्यू इनवॉइसेस ऑफ द ड्यू वेंडर। तो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी कंपनी कोड में ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम को यूज़ करते हैं, तो अगर हमारे पास 1000 वेंडर हैं तो ऐसा नहीं कि हम आज ही 1000 वेंडर की पेमेंट कर देंगे, क्योंकि हमने उनके साथ एक टर्म्स ऑफ पेमेंट सेट की हुई है कि हम जब इनवॉइस आपकी ड्यू होएगी तब हम आपकी पेमेंट करेंगे, या उस इनवॉइस पे कुछ डिस्काउंट हमें मिल रहा होगा वेंडर से तब हम जाके उसकी वेंडर की जो इनवॉइस है उसकी पेमेंट करेंगे। तो अब वो ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 वेंडर हैं कंपनी में, बट हमने ये जो ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम चलाया है उसमें सिर्फ सिस्टम ने कितने कैप्चर किए हैं, सिस्टम ने 200 वेंडर जो हैं वो कैप्चर किए हैं। रीज़न उसका क्या था, रीज़न उसका ये था कि यही जो 200 वेंडर्स हैं इनकी ही सिर्फ जो इन्वाइसेस हैं वो क्या है, वो ड्यू हैं, और ड्यू क्या है, कब है, ड्यू है एज ऑन डेट ऑफ एग्जीक्यूटिंग दी पेमेंट प्रोग्राम। तो अब ये जो 200 वेंडर्स हैं जिनकी जो इनवॉइस है वो ड्यू है, तो वो ये कह रहे हैं कि इसमें से एक वेंडर ऐसा है जिसका नाम है XYZ। अब XYZ की टोटल कितनी इनवॉइसेस हैं, टोटल इनवॉइसेस हैं उसकी 25, और ये जो 25 है उसमें से सिर्फ सिस्टम ने 10 ही प्रोसेस करी हैं, बाकी की क्यों नहीं प्रोसेस करी, बाकी की प्रोसेस सिस्टम अगले साइकिल में करेगा। तो हम कोई भी कंपनी में अगर काम करते हैं तो उसमें जो पेमेंट प्रोग्राम यूज़ किया जाता है ये डेली भी यूज़ कर सकते हैं इसको, हम फोर्टनाइटली भी यूज़ कर सकते हैं, हम उसको ऑल्टरनेटिव डे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्योरली आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे जाता है, वो उसको कब चलाना चाहते हैं, उसको मंथली या बाई मंथली या उसको क्वार्टरली या कोई और जो ऑप्शन है उसके थ्रू यूज़ करना चाहते हैं। और ये कह रहे हैं कि इन दिस केस सिस्टम प्रिंट द चेक्स फॉर द 10 इनवॉइसेज ओनली। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि हमारे पास 25 इनवॉइसेज हैं वेंडर की, इसमें से सिर्फ आज की साइकिल में कितनी पेमेंट प्रोसेस होगी, सिर्फ 10 इनवॉइसेज की जो पेमेंट प्रोसेस होगी, बाकी की जो 15 इनवॉइसेज रह जाएंगी उसकी पेमेंट जो सब्सिक्वेंट साइकिल होगा उसमें जाके पेमेंट प्रोसेस होगी। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट मेथड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम में, और हम जो अपनी पेमेंट है चेक्स की यहाँ हमने पेमेंट एडवाइस क्रिएट करनी है तो वो कर सकते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तो हमें ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम का जो कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स हैं वो पता होने चाहिए एज ए कंसल्टेंट, और दूसरा
जब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे तो हमें टेस्टिंग के भी स्टेप्स पता होने चाहिए कि हम अगर एज ए यूज़र हम फ्रंट एंड में अगर ये प्रोग्राम चलाते हैं तो उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये जो 4 स्टेप्स हैं, ये यूज़र के स्टेप्स हैं। ये यूज़र को पता होना चाहिए कि हर एक स्टेप के अंदर क्या मेंटेन करना है और क्या इंफॉर्मेशन देनी है, उसके बाद क्या आउटपुट निकलेगी। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि रियल टाइम में यही 4 जो स्टेप्स होते हैं, कोई भी जो बिजनेस साइड से है वो उसको प्रोसेस कर सकता है। तो सबसे पहले ऑटोमेटिक पेंट प्रोग्राम में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मेंटेन पैरामीटर। मेंटेन पैरामीटर में क्या आ जाता है, मेंटेन पैरामीटर में आप इंफॉर्मेशन देते हो कि आपको इस ऑटोमेटिक पेंट प्रोग्राम के अंडर कौन से कंपनी कोड के लिए पेमेंट करनी है। उसके बाद आपको ये भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है आपको कौन सा मेथड यूज करना है। आपका जो नेक्स्ट पेमेंट जो नेक्स्ट पेमेंट डेट होगा वो क्या रहेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे देनी है, आपको देनी है मेंटेन पैरामीटर में। अब जब आपने एक बार जो इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सिस्टम उसका प्रपोजल क्रिएट करेगा। प्रपोजल क्रिएट करने के बाद यानी कि कौन सी इनवॉइसेस को कितनी पेमेंट करनी है, कौन से वेंडर की वो इनवॉइस है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पेमेंट प्रोग्राम चलाएंगे। पेमेंट प्रोग्राम में हम एक वर्क फ्लो फॉलो कर सकते हैं। वर्क फ्लो में जैसे कि क्रिएट कोई कर रहा है और अप्रूव कोई सेकेंड पर्सन कर रहा है। उसके बाद प्रिंट प्रोग्राम चला सकते हैं। प्रिंट में जो भी आपकी इनवॉइसेस या जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट है वो सिस्टम उसको जनरेट करके उसको प्रिंट करता है। तो यहाँ पे सेम चीज़ हम डिस्कस करेंगे मेंटेन पैरामीटर में। वो कह रहे हैं कि इस फेज में यूज़र को जो सिलेक्शन कंपनी कोड है, पेमेंट मेथड और नेक्स्ट पेमेंट मेथड जो है वो इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली है उसके बेसिस पे सिस्टम एक आपको प्रपोजल जो है वो क्रिएट करके दे देगा। ये कोई फाइनल प्रपोजल नहीं है, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट या एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट, कि उसमें उस प्रपोजल को हमने रीरन करना है या उसको डिलीट करना है या एक नया क्रिएट करना है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि based on the parameter entered in the previous step, system is going to identify the vendor whose invoices have become due as on the date of executing the PIN program। तो ऑटोमेटिक पिन प्रोग्राम चलने के टाइम पे ये जो डेटा एग्जीक्यूशन है ये हम चेक करेंगे फॉर एवरी वेंडर, और इट आइडेंटिफाई ओनली इनवॉइसेस विच हैव बिकम ड्यू। तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, प्रायोरिटी उन इनवॉइसेस को दी जाएगी जो कि अभी ड्यू है। अब उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि इट इज जो ड्यू इनवॉइसेस है आपके वेंडर की, उसी को हम प्रपोजल बोलते हैं। और प्रपोजल में ऐसा नहीं है कि इनवॉइसेस में जो चेंजेस है वो नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई इनवॉइस जो है उसकी पेमेंट नहीं बनानी तो उसको आप डिसेक्ट भी कर सकते हो। और आप उस इनवॉइस की अगर पेमेंट को ब्लॉक करना है वो ब्लॉक भी कर सकते हो। तो वो कह रहे हैं कि एडिटिंग ऑप्शन में और क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम पेमेंट मेथड जो है वो चेंज कर सकते हैं, हाउस चेंज कर सकते हैं, अकाउंट आईडी चेंज कर सकते हैं, हम इनवॉइस को ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो जो भी आपने इंफॉर्मेशन डाली फॉर सेकेंड स्टेप में जो कि है स्केड्यूल प्रपोजल, उससे प्रपोजल क्रिएट होके आ गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पेमेंट डॉक्यूमेंट जनरेट होंगे। पेमेंट डॉक्यूमेंट आपके जो स्टेप नंबर 3 है उसमें जनरेट होंगे। पेमेंट प्रोग्राम वंस द प्रपोजल, जो कि प्रपोजल जो है यूजर वो बनाएगा अपने मैनेजर के लिए। मैनेजर जैसे ही उसको ऑथराइज कर देगा तो यूजर एग्जीक्यूट द पेमेंट प्रोग्राम। तो यूजर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम को। As a result, following counting function will be affected. So all the vendor due line item for which the checks have been printed are cleared। वो कह रहे कि वो इनवॉइसेस वो लाइन आइटम वेंडर की जिसके लिए चेक इशू होने थे तो वो चेक इशू हो गए, और उसके बाद वो जो लाइन आइटम वो क्लियर हो गए। उसके बाद आपको कोई भी वेंडर का रिकन्सिलेशन अकाउंट है वो अपडेट होगा, बैंक रजिस्टर अपडेट होगा, बैंक जीएल अपडेट होगा। जो आपका रिकन्सिलेशन अकाउंट जीएल है वो अपडेट होगा, सब लेजर अपडेट होगा। और आपके डॉक्यूमेंट जनरेट होंगे। डॉक्यूमेंट में आपका आ जाता है चेक, एडवाइस और पेमेंट समरी। उसके बाद आपका जो प्रिंट स्टेप आ जाता है, प्रिंट में आपको सिस्टम में एक डिफॉल्ट प्रिंटर आईडी दिया होता है LP01, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो होगी स्टेप्स जो कि 4 यूजर स्टैंड पॉइंट से हमें आने चाहिए। अब एज ए कॉन्फ़िगरेशन हमें हमारे पास कौन से स्टेप्स अवेलेबल हैं, कैसे उनको कर सकते हैं। उसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले ऑल कंपनी कोड में, फिर पेइंग कंपनी कोड में, फिर पेमेंट मेथड इन कंट्री में, पेमेंट मेथड इन कंपनी कोड, बैंक डिटर्मिनेशन और हाउस बैंक।
पहले मतलब जो स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में आपको सारी ही कंपनी कोड की इंफॉर्मेशन डालनी है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमारे पास दो तरह की कंपनी कोड होती है। एक कंपनी कोड जिसके साथ हाउस बैंक जो है वो अटैच है, एक जिसके साथ हाउस बैंक अटैच नहीं है। तो अब इस केस में क्या होगा, स्टेप नंबर 1 में हम दोनों ही ले लेंगे, और स्टेप 2 में सिर्फ और सिर्फ वही लेंगे जिसके साथ हाउस बैंक अटैच है। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ऑल कंपनी कोड क्या होता है, ऑल कंपनी कोड होता है सारे कंपनी कोड के लिए, चाहे वो हाउस बैंक के साथ अटैच है या नहीं है। जबकि पेइंग कंपनी कोड क्या होता है, पेइंग कंपनी कोड में वो कंपनी कोड आ जाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हाउस हाउस बैंक के साथ अटैच है। यहाँ पे वो वाले कंपनी कोड नहीं आएंगे जो कि हाउस बैंक के साथ अटैच नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस में। तो यानी कि हमने ये अगर बिजनेस में ये रूल बनाया हुआ है या प्रोसेस बनाया हुआ है जिसमें जो भी पेमेंट होएगी वो हेड ऑफिस करेगा, ब्रांच ऑफिस कोई भी पेमेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होएगा, हेड ऑफिस को हम यहाँ पे पेइंग कंपनी कोड बोल बोल सकते हैं, और ऑल कंपनी कोड में आपका ब्रांच ऑफिस और आपका हेड ऑफिस दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया पेइंग कंपनी कोड। पेइंग कंपनी कोड मतलब इसके साथ हाउस बैंक अटैच है, तो इस हाउस बैंक के साथ ही जो कि पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है पेमेंट मेथड इन कंट्री और पेमेंट मेथड इन कंपनी कोड। तो पेमेंट मेथड इन कंट्री मतलब कि आपकी कंट्री में कौन कौन सी पेमेंट मेथड अवेलेबल है, और अगर कोई नए क्रिएट करने हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं उसको। अगर हमने प्रिंट करना है चेक, या हमने अगर उसको इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट करना है जो चेक इंस्ट्रक्शन और सेंड करनी है बैंक को, तो वो कहाँ पे जाके कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं स्टेप नंबर 4, पेमेंट मेथड इन कंपनी कोड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैंक डिटर्मिनेशन। बैंक डिटर्मिनेशन अगर आपके पास काफ़ी सारा काफ़ी सारे बैंक्स हैं और उनको उसमें काफ़ी सारे आपके अकाउंट खुले हुए हैं, तो उसको आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कैसे उसको यूज़ कर सकते हो, तो वो हम देखते हैं ये जो बैंक डिटर्मिनेशन करके स्टेप है इसमें। उसके बाद आपके पास आ जाता है हाउस बैंक। हाउस बैंक अगर आपने कोई नया नहीं बनाया हुआ तो आप हाउस बैंक यहाँ से भी बना सकते हो, अगर आपने उसको चेंजेस करने हैं तो उसमें चेंजेस भी आप यहीं से कर सकते हो। तो यहाँ पे सिस्टम में अगर जाते हैं, ट्रांजेक्शन कोड हम यहाँ पे फॉलो करेंगे FBZP। FBZP जो है वो आपका है ऑल कंपनी कोड, पेइंग कंपनी कोड, पेमेंट मेथड इन कंट्री, पेमेंट मेथड इन कंपनी कोड, बैंक डिटर्मिनेशन और हाउस बैंक। तो हम सबसे पहले जाएंगे ऑल कंपनी कोड में, और यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू एंट्री पे। अब यहाँ पे कंपनी कोड क्या है हमारा, 9090। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सेंडिंग और पेइंग कंपनी कोड आ रही है। सेंडिंग कंपनी कोड यानी कि वो कंपनी कोड जो कि आपके हाउस बैंक के साथ अटैच नहीं है, और पेइंग कंपनी कोड जो आपके हाउस बैंक के साथ अटैच है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हम वेंडर से परचेज तो कर लेते हैं, बट पेमेंट क्योंकि सेंट्रलाइज है, एक ही कंपनी कोड रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ कुछ फ्यू कंपनी कोड रिस्पॉन्सिबल है वो करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हम सेंडिंग कंपनी कोड वो डालते हैं कि जिसके अकाउंट में बुक्स में परचेज एक्चुअल में हुई है, बट उसकी पेमेंट जो है वो पेइंग कंपनी कोड कर रहा है। तो यहाँ पे हम सेंडिंग कंपनी कोड को ब्लैंक कर देते हैं, पेइंग कंपनी कोड हमारा है 9090। उसके बाद अगर आप अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन में हाउस बैंक यूज कर सक अगर आपने अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन में हाउस बैंक को यूज किया है तो ये चेक बॉक्स जो है वो टिक कर दो, सिस्टम आपकी पेमेंट जो प्रोसेस करेगा हाउस बैंक वाइज करेगा। बट अगर आपने अपने कंपनी कोड के अंडर ये जो परचेज इनवॉइसेस क्रिएट करनी है उसके अगेंस्ट जो आपने पेमेंट करनी है आउटगोइंग पेमेंट, तो उसमें बिजनेस एरिया का यूज़ अगर नहीं हुआ तो आप इसको डीसेलेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम कैश डिस्काउंट पोस्टिंग, और यहाँ पे आ जाएगा वेंडर कस्टमर जो GL है, यानी कि जो आपके यहाँ पे स्पेशल GL इंडिकेटर का मतलब ये है कि हमने अगर कोई भी एडवांस पेमेंट देनी है या रिक्वेस्ट देनी है तो वो भी हम ऑटोमेटिक पिन प्रोग्राम के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एडवांस के लिए कौन कौन सी GL इंडिकेटर सेलेक्ट किए थे, यहाँ पे जैसे कि हमने GL इंडिकेटर सेलेक्ट किया था ए, यहाँ पे F4 करो, तो आपको सिस्टम सारे दिखा देगा कि मतलब आपका वेंडर, और यहाँ पे स्पेशल GL इंडिकेटर तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था के, और उसके पहले हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, ये हो गया आपका के, और एफ, ये हमने दो यूज किए थे। एफ हो गया आपका डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट, और ये आपका हो गया डाउन पेमेंट करंट एसेट। तो यहाँ पे
अगर आपने ये जो ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम है इसके थ्रू आपने एडवांस पेमेंट भी करनी है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे एफ आ जाएगा। तो ये जो ऑटोमेटिक प्रोग्राम यूज़ करते हैं हम, ये हम दोनों अकाउंट टाइप के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हम अपने कस्टमर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम अपने वेंडर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसको मोस्टली हम वेंडर के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो सिस्टम आपसे स्पेशल जीरो इंडिकेटर मांग रहा है वो किसके लिए, वेंडर के लिए। अगर आपने एडवांस पेमेंट प्रोसेस करनी है कस्टमर के अगेंस्ट भी तो उसमें भी आपको स्पेशल जीएल इंडिकेटर देने हैं। अब हमने उसको कर दिया सेव, एंटर, और हम वापस आ जाएंगे। हमने ऑयल कंपनी कोड देख लिया, अब हम जाएंगे पेइंग कंपनी कोड में और न्यू एंट्री बटन में। अब यहाँ पे पेइंग कंपनी कोड क्योंकि हमारा है 9090 तो वो डाल देते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम इनकमिंग पेमेंट जो है वो हम प्रोसेस नहीं करते, हम कर रहे हैं आउटगोइंग पेमेंट। तो उसका जो मिनिमम अमाउंट है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, लेट्स से $100। तो यहाँ पे हम जाएंगे फॉर्म पे, और यहाँ पे हमारा जो फॉर्म पेमेंट एडवाइस के लिए जनरेट हो वो कौन सा है, तो हम जाएंगे यहाँ पे F4 पे, और यहाँ पे हम जाएंगे इंटरनेशनल में। ये वाला ऑप्शन जो है आपका पेमेंट एडवाइस नोट यहाँ पे। तो ये आपका पेमेंट एडवाइस नोट का जो फॉर्म है वो अटैच हो गया। ऐसे ही हम जाएंगे सेंडर डिटेल में, और सेंडर डिटेल में हम अटैच कराएंगे ST। ST का मतलब स्टैंडर्ड। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब हम क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे इसको। और नेक्स्ट स्टेप में जाओगे, जो कि हमारा है पेमेंट मेथड इन कंट्री। तो पेमेंट मेथड इन कंट्री में हर एक कंट्री के लिए जो जो वहाँ पे मेन मेन पेमेंट मेथड्स चलते हैं वो एसएपी ने ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे ऑस्ट्रिया के लिए यहाँ पे ये पेमेंट मेथड हमारे पास अवेलेबल है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के लिए कौन कौन से पेमेंट मेथड है ये ऑलरेडी एसएपी ने हमें दे दिए हैं। उसके बाद ऐसे ही बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, और ऐसे ही अगर हम जो कंट्री सऊदी अरेबिया के लिए जाएंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास जो चेक है, कैश है, और ईएफटी पेमेंट का जो पेमेंट मेथड हमारे पास अवेलेबल है। बट इन स्टैंडर्ड पेमेंट मेथड के अलावा अगर आपको कोई और भी नया पेमेंट मेथड बनाना है तो वो भी बन जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या इंश्योर करना है, आपने इंश्योर करना है कि आप जो भी आईडी दे रहे हो वो आईडी सिस्टम में ऑलरेडी नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए। और वो आईडी अल्फा न्यूमेरिक और वो स्पेशल कैरेक्टर की भी आईडी हो सकती है, पर होगी वो सिंगल कैरेक्टर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जितने भी पेमेंट मेथड है उसकी जो आईडी है वो सिंगल कैरेक्टर की है। और इस पेमेंट मेथड आईडी में हम मेंटेन क्या करते हैं तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे सऊदी अरेबिया में, और यहाँ पे हम ऑप्शन जो है ये ईएफटी यानी कि ये जो यहाँ कैश ये चेक जो है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। पेमेंट मेथड हमने सी यानी कि प्री नंबर चेक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप नया पेमेंट मेथड बनाते हो कंट्री देना पड़ेगा, पेमेंट मेथड आईडी देना पड़ेगा, उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा ये जो पेमेंट मेथड आप बना रहे हो तो वो किसके लिए होगा, वो इनकमिंग पेमेंट जो कि आप कस्टमर से रिसीव करोगे उसके लिए है, या आउटगोइंग पेमेंट जो आप वेंडर को करोगे उसके लिए है। तो क्योंकि ये हम आउटगोइंग पेमेंट जो चेक पेमेंट करेंगे अपने वेंडर के लिए करेंगे तो यहाँ पे हमने जो पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया हुआ है वो आउटगोइंग पेमेंट सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ये जो पेमेंट मेथड है वो किसके लिए, वो रेलेवेंट फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज है। बट अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं यूज़ करना चाहते हो, आप बैंक ट्रांसफर या आप चेक यूज़ करना चाहते हो, तो अकॉर्डिंगली जो आप यहाँ पे रेडियो बटन है वो सिलेक्ट कर सकते हो। आपको एक कॉम्बिनेशन भी दिया दिया गया है यहाँ पे चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज का। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है पोस्टिंग डिटेल। तो ये जो पोस्टिंग डिटेल है इसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप है, क्लियरिंग डॉक्यूमेंट टाइप है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा जब हम परचेज करते हैं तो सिस्टम हमें जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप वो कौन सी देता है, वो देता है केआर की। और जब हम पेमेंट करते हैं तो सिस्टम हमें जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप कौन सी देता है, वो देता है केजेड की। तो वो जो पेमेंट हमने अभी तक की है वो करी है मैनुअल पेमेंट। बट अभी जो हम पेमेंट करेंगे वो करेंगे ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम के थ्रू। तो इस केस में जो सिस्टम हमें डॉक्यूमेंट टाइप देगा वो होगी आपकी जेड। और ये जो जेड पी डॉक्यूमेंट टाइप होएगी इसके लिए जैसे आपने के आर के लिए नंबर रेंज को मेंटेन किया या के जेड के लिए मेंटेन किया, ऐसे ही आपको जेड पी जो डॉक्यूमेंट टाइप है उसकी भी आपको नंबर रेंज को मेंटेन करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, राइट साइड ये जो है ये हमारा राइट साइड वाला था पोस्टिंग डिटेल का इंफॉर्मेशन। और अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है
रिक्वायर्ड मास्टर डेटा स्पेसिफिकेशन। तो ये किस यूज में आता है? ये एक्चुअली क्या होता है कि जब हमने वेंडर को पेमेंट करनी है, तो हम कुछ जो इन्फॉर्मेशन है उसको मेंटेन करना चाहते हैं एज ए मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन। कि अगर लेट सपोज, अगर वेंडर का हमारे सिस्टम में, एसएपी में बैंक डेटा मेंटेन नहीं है, तो सिस्टम उसकी पेमेंट नहीं करे। या अगर उसका पोस्टल एड्रेस या जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो कंप्लीट जो है वो मेंटेन नहीं किया हुआ, तो सिस्टम उसकी पेमेंट ना करे। तो ये जो कंडीशन है वो यहाँ पे हम उसको अनेबल कर सकते हैं। तो अगर आप पहली कंडीशन देखोगे, यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपने जितने भी वेंडर जिनको जिनको आप ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम के थ्रू उनकी आउटगोइंग पेमेंट कर रहे हो, तो उन वेंडर्स का अगर एसएपी में जो वेंडर मास्टर डेटा उसमें ये डेटा इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि स्ट्रीट, पीओ बॉक्स नंबर या पोस्टल कोड, दोनों में से कोई, तो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम उन वेंडर्स की पेमेंट नहीं करेगा। ऐसे ही अगर आप चेकबॉक्स को हटा देते हो, तो चाहे आपका वेंडर मास्टर डेटा में ये स्ट्रीट या पीओ बॉक्स इंफॉर्मेशन नहीं है, बट फिर भी सिस्टम उसकी पेमेंट कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने ये जो चेकबॉक्स हटाया तो उससे वो कंडीशन हट गई। जैसे आप चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर दोगे तो कंडीशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि बैंक डिटेल हमने ऐड करनी है, तो यहाँ पे बैंक डिटेल में फर्दर क्या आ जाएगा कि आपको फर्दर क्या चाहिए। आपको अगर वेंडर का बैंक अकाउंट नंबर यहाँ आप यहाँ पे इसको मैंडेटरी करते हो, और वो जो अकाउंट नंबर है वो आपके मास्टर डेटा में नहीं है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास वेंडर है XK03 या VK03, कोई भी आप ले सकते हो। VK03, VK XK03, और ये हमारा है वेंडर 9090 कंपनी कोड में 9051। और कहाँ पे हम जो बैंक डेटा मेंटेन करते हैं? ये हम मेंटेन करते हैं जनरल डेटा में, और टैब का नाम है पेमेंट ट्रांजेक्शन, यहाँ पे एंटर किया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे हमने क्या किया हुआ है, हमने बैंक अकाउंट नंबर मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम चेकबॉक्स लगा देते हैं और यहाँ पे हमने एनेबल कर दिया कि अकाउंट नंबर रिक्वायर्ड है, तो क्योंकि हमने यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया हुआ है, तो इस वेंडर की पेमेंट हो जाएगी अगर हम एपीपी से कर रहे हैं। बट अगर हमने ये चेकबॉक्स को डीसेलेक्ट किया हुआ है, तो सॉरी, अगर हमने इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ है बट यहाँ पे जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो ब्लैंक है, तो उस केस में अगर इस वेंडर की कोई पेमेंट बनती भी है तो सिस्टम उस पेमेंट को प्रोसेस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है कि जो बैंक अकाउंट नंबर है वो मैंडेटरी है, और यहाँ पे अकाउंट नंबर मिसिंग अगर है तो सिस्टम उसकी पेमेंट नहीं करेगा। ऐसे ही अगर आपके वेंडर मास्टर डेटा में आईबैन अगर नहीं है तो सिस्टम उसकी पेमेंट नहीं करेगा, अगर ये चेकबॉक्स टिक है। ऐसे ही स्विफ्ट कोड जो उसको अगर आपने उस फील्ड को मैंडेटरी किया हुआ है, तो स्विफ्ट कोड अगर यहाँ पे ब्लैंक है तो सिस्टम उस इस वेंडर की पेमेंट नहीं करेगा जी। जैसे ये स्विफ्ट कोड है, अगर ये ब्लैंक है और यहाँ पे चेकबॉक्स टिक है तो उसकी पेमेंट नहीं करेगा। और अगर ये चेकबॉक्स सारे आप हटा देते हो तो आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंटेन करो या ना करो, सिस्टम उसकी पेमेंट बना देगा। बट इसका जो रेलेवेंस है वो ये रहता है कि आपने जो भी चेक यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपने रिक्वायर्ड की है, तो वो इंफॉर्मेशन अगर मास्टर डेटा में अवेलेबल नहीं है, वो ब्लैंक है, तो उसकी सिस्टम, उस वेंडर की सिस्टम पेमेंट नहीं प्रोसेस करेगा। ऐसे ही उसके बाद क्या आ जाता है, अगर हमने चेक को प्रिंट करना है तो चेक प्रिंटिंग के लिए हमें पेमेंट मीडियम वर्कबेंच जो होता है वो यूज़ करना पड़ता है, और एसएपी ने हमें एक स्टैंडर्ड पेमेंट मीडियम वर्कबेंच दिया हुआ है जिसका नाम है RFFO US_C। इसके अंडर हम कौन कौन से पेमेंट डॉक्यूमेंट जनरेट करा सकते हैं और उसका चेक लॉट नंबर क्या होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन हम सारी इस पेमेंट मीडियम प्रोग्राम में देते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये हम ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। कहाँ पे, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं और हम एक नया पेमेंट मेथड बनाते हैं जो कि होगा कंट्री एसए, यानी कि सऊदी अरेबिया के लिए। तो यहाँ पे हमने कंट्री डाल दिया एसए सऊदी अरेबिया। और यहाँ पे पेमेंट मेथड जो हमारे पास ऑलरेडी है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे, जैसे कि सी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं पेमेंट मेथड एस। और ये जो पेमेंट मेथड एस है ये क्या है? चेक पेमेंट मेथड फॉर
सऊदी अरेबिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं सेम। और ये भी आउटगोइंग पेमेंट के लिए जो पेमेंट मेथड हमने बनाया है, ये आउटगोइंग पेमेंट के लिए रहेगा। और इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो चेक की पेमेंट बनेगी, तो यहाँ पे हमने पेमेंट मेथड क्लासिफिकेशन में चेक को सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट टाइप दे देनी है। डॉक्यूमेंट टाइप हमारी क्या रहेगी, जो तो है पेमेंट डॉक्यूमेंट, उसकी डॉक्यूमेंट टाइप रहेगी ZP। और जो क्लियरिंग डॉक्यूमेंट है उसकी जेड जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो रहेगी यहाँ पे ZB। उसके बाद हम यहाँ पे जो वेंडर का स्ट्रीट एड्रेस है उसको हम मैंडेटरी कर देते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल जो है वो मैंडेटरी कर देते हैं। और उसके बाद हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे पेमेंट मीडियम वर्कबेंच में, यानी कि क्लासिक पेमेंट मीडियम में, यहाँ पे हम प्रोग्राम का रेफरेंस देंगे जो कि होगा RFFO US_C। का मतलब चेक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट में जाके, मतलब जब हम पेमेंट बनाएंगे तो इस प्रोग्राम को हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। अब ये हमने डेटा को कर दिया सेव। अब इसके बाद हम यहाँ से बाहर आएंगे। तो ये जो पेमेंट मेथड आपने बनाया है, इसको आपने किसके साथ असाइन करना है, इसको आपने असाइन करना है अपने कंपनी कोड के साथ, जो कि नेक्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है, पेमेंट मेथड इन कंपनी कोड, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे न्यू एंट्री बटन पे क्लिक करो। तो आपका कंपनी कोड कौन सा है, 9090 पेइंग कंपनी कोड। और आपका जो पेमेंट मेथड जो आपको लिंक करना है वो कौन सा है, S। तो इस कॉम्बिनेशन से, यानी कि आपके कंपनी कोड और पेमेंट मेथड कॉम्बिनेशन में आपने मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट जो है वो देना है। तो मिनिमम अमाउंट कितना जो है वो परमिसिबल हो, और मैक्सिमम अमाउंट कितना सिस्टम परमिट करे जब आप ऑटोमेटिक पेमेंट पेमेंट प्रोग्राम के थ्रू पेमेंट बना रहे हो। और किस कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन आपका कंपनी कोड और पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट हम डाल देते हैं 10 रियाल, और मैक्सिमम डाल देते हैं हम अनलिमिटेड। उसके बाद अगर आपने पेमेंट करनी है किसी फॉरेन वेंडर की, तो ये जो तीनों चेक बॉक्सेस हैं ये आपको टिक करने हैं। और उसके बाद हमने जाना है फॉर्म डेटा में। तो हमने जो पहला वाला फॉर्म लिया था वो था पेमेंट एडवाइस का। यहाँ पे हम जो फॉर्म ले रहे हैं वो ले रहे हैं पेमेंट मीडियम का। पेमेंट मीडियम आपका ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर भी हो सकता है। पेमेंट मीडियम आपका चेक भी हो सकता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपको जो है वो फॉर्म को अटैच करना है। तो यहाँ पे पेमेंट मीडियम यानी कि हमें चेक का जो फॉर्म है उसको अटैच करेंगे। तो वो फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, उसको आपको यहाँ पे फील्ड में आपको F4 प्रेस करना है, तो ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको कंट्री वाइज चाहिए तो कंट्री वाइज भी आप जाके वो फॉर्म को अटैच कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक कंट्री का नहीं है मेंशन, तो आप यहाँ पे जेनरिक जो फॉर्म है उसको पिक कर सकते हो इंटरनेशनल में जाके। और यहाँ पे ये चेक का फॉर्म है आपके पास, चेक विद चेक मैनेजमेंट, इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये जो फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म SAP ने जो प्रोवाइड किया हो ये यहाँ पे आ जाएगा, जो कि है F110 प्री नंबर, मतलब PRENUM, मतलब प्री नंबर्ड चेक। उसके बाद हर एक चेक के ऊपर कुछ आपने अगर ड्रॉर साइड में कुछ लिखना है तो यहाँ पे ड्रॉर ऑन द फॉर्म वो टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे कि आप प्रिंट क्या करना चाहते हो, हर एक चेक के ऊपर हम प्रिंट करना चाहते हैं ऑथराइज सिग्नेटरी फॉर द अमेजोन सऊदी अरेबिया। और ये जो फॉर्म है, ये जो चेक है वो कौन इशू कर रहा है, वो ट्रेजरी जो डिपार्टमेंट है वो इशू कर रहा है। अब मैंने इसको कर दिया सेव, एंटर, और इससे बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे लास्ट स्टेप है आपका हाउस बैंक अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो यहाँ पे आप बना सकते हो। और आपने अगर ऑलरेडी बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। तो ये जो हाउस बैंक है वो है 9090 कंपनी कोड के लिए। और ये हमारा हाउस बैंक है, और इसके नीचे ये हमारा अकाउंट ID है, यानी कि बैंक अकाउंट नंबर। और ये हमारा GL है, तो सिस्टम पेमेंट जो करेगा इस GL से करेगा। अब हमने ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम के थ्रू पेमेंट बनानी है। तो उस पेमेंट को बनाने के लिए हमें इनवॉइस चाहिए। तो हमारे पास अगर कोई ओपन आइटम है इस वेंडर के लिए, तो हम डायरेक्टली ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम में जाएंगे और उसकी पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं।